नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहित जोशी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास चैनल की खास वीडियो पर। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोस्टेट हेल्थ। प्रोस्टेट मेल्स की बॉडी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसका अनहेल्दी होना मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए एक बड़ी परेशानी साबित होता है। इसलिए आज मैं आपको एक खास न्यूट्रिएंट बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप नेचुरली ही अपने प्रोस्टेट से जुड़ी सभी परेशानियों को हल कर पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में समझा देता हूं कि आखिर ये है क्या और इसका काम क्या होता है, क्योंकि कुछ ही % लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को ये जानकारी ही नहीं होती प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है। ये लोग बस इतना जानते हैं कि जैसे जैसे एज उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी इनलार्ज होता है। 50% से ज्यादा पुरुष ऐसे होते हैं जिनका आफ्टर 60 के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाता है, और मेल्स भी प्रोस्टेट से रिलेटेड सिर्फ यही बात जानते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने से मेल्स को कई सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, लाइक यूरिन फ्लो इफेक्ट होता है, लिबिडो, यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर में जमा होना, यूरिन का किडनी में इकट्ठा होना, ऐसी अनेकों समस्याएं बनने लगती हैं। लेकिन ये सब होता क्यों है? कई बार आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं कि आखिर आफ्टर 50 to 60 एज में प्रोस्टेट से जुड़ी ये अनेकों समस्याओं की वजह क्या होती है और वो कौन से कॉजेज हैं जो इन्हें ट्रिगर बढ़ावा करते हैं। जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, और जब प्रॉब्लम्स हाई स्टेज पर पहुंच जाती है तो फिर ये प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेती है। लेकिन 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 जरूरी नहीं है कि अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है तो वो कैंसर ही हो। ये सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स की अधिकता पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आखिर प्रोस्टेट होता कहाँ है। आपके पेल्विस के सामने एक परत में एक छोटी सी बोन यानी एक हड्डी होती है जिसे सिम्फाइसिस प्यूबिस कहा जाता है। प्रोस्टेट ठीक इसी बोन के पीछे होता है। यही मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। यह नली के रूप में मूत्राशय से नीचे आता है जिससे प्रोस्टेट चारों तरफ से कवर करता है। प्रोस्टेट का साइज अखरोट के साइज जितना होता है। हालांकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये इनलार्ज हो सकता है। प्रोस्टेट के पास ही रेक्टम होता है जो कि इसके ठीक पीछे लोकेटेड होता है। प्रोस्टेट का निर्माण मसल्स और ग्लैंड से होता है, यानी 70% ये ग्लैंड से बना है जबकि 30% मांसपेशियों से। इसलिए इसके काम भी दो भागों में डिवाइड हैं। पहला तो ये शरीर में मौजूद फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, और दूसरा ये इजैकुलेशन के दौरान पंप का भी काम करता है। ये रेक्टम सर्टेन फ्लूइड्स को ट्यूब के थ्रू आगे पुश करने में हेल्प करता है। बता दूं, ये वही ट्यूब्स हैं जहां से आपका यूरिन भी पास होता है और फिर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। वहीं जो स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिकल्स में क्रिएट होते हैं। एक स्पर्म को विकसित होने में 70 से 80 दिनों का समय लगता है, और जब ये बनकर तैयार हो जाती हैं तो फिर ये स्पर्म्स इस छोटे ट्यूब्स की मदद से ऊपर एरिया में पहुंच जाते हैं जहां प्रोस्टेट और दूसरे ग्लैंड्स होती हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड के साथ साथ दूसरे फ्लूइड्स का भी प्रोडक्शन करती है। तो फिर यही सारे फ्लूइड्स जब एक साथ मिलते हैं तो इनसे सीमेन कहा जाता है। सीमेन का काम होता है स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करना। स्पर्म फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए एक अहम होते हैं। ये मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, और जब ये स्पर्म फीमेल बॉडी में मौजूद ओवम से मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन ये प्रोसेस तभी मुमकिन है जब स्पर्म हेल्दी और इनफ क्वांटिटी में हो। स्पर्म को पोषण देने के लिए सीमेन से रिलीज होने वाले फ्रुक्टोज की जरूरत होती है। जी हाँ, इन स्पर्म्स को गर्भाशय की लेयर में एंटर करने के लिए कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जो इन्हें पुश करते हैं, इन्हें पोषण देते हैं। इसी लोकेशन पर म्यूकस भी होता है। साथ ही कुछ दूसरे फैक्टर्स भी स्पर्म को फर्टाइल बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इसीलिए स्पर्म शरीर के बाहर लगभग
5 दिनों तक जिंदा रह सकता है। वहीं फीमेल्स की बात करूं तो महिलाओं में जो अंडे होते हैं, जिन्हें ओवम या एग्स कहा जाता है, वो इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही स्पर्म इनके कांटेक्ट में आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के लिए स्पर्म का अच्छा और हेल्दी होना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें जिंक कंसंट्रेशन काफी ज्यादा मात्रा में होती है, यानी ये जिंक की अधिक कंसंट्रेशन वाली ग्रंथि है। यही वजह है कि प्रोस्टेट में ब्लड के कंपैरिजन में जिंक का कंसंट्रेशन 100 टाइम्स ज्यादा होता है। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ये जिंक के बराबर ही आता है। इसी कारण पेशेंट कई बार ये पता नहीं लगा पाते कि आखिर प्रोस्टेट में क्या गड़बड़ी चल रही है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जिंक की डेफिशिएंसी और प्रोस्टेट ग्लैंड का साथ क्या होता है, इनके बीच का प्रोसेस क्या है। स्टडीज और रिसर्च से ये पाया गया है कि जो नॉर्मल प्रोस्टेट होता है उसमें जिंक का लेवल 744 माइक्रोग्राम होता है। वहीं जो इनलार्ज अनहेल्दी प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें जिंक की मात्रा होती है अराउंड 486 माइक्रोग्राम्स। इसके बाद बात करूं क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस वाले पेशेंट की, तो उनमें जिंक का लेवल 470 माइक्रोग्राम के लगभग होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को जब नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड से कंपेयर किया जाता है तो जिंक का स्टार इनसे नीचे ही देखने को मिलता है। यानी आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो उस सिचुएशन में प्रोस्टेट में जिंक का कंसंट्रेशन लेवल लो हो जाता है। तो क्या इस कंडीशन में प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है? अक्सर ये सवाल लेकर भी कई लोग मेरे पास आते हैं। प्रोस्टेट और जिंक से रिलेटेड कैंसर को देखें तो ऐसा हो सकता है। जब प्रोस्टेट में जिंक की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में प्रोस्टेट में सूजन आने लगती है, जिससे प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो ये प्रोस्टेट कैंसर का भी रूप ले सकती है। यानी अगर ये प्रॉब्लम अपर लेवल पर पहुंच गई तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मेल्स के शरीर में एक बहुत ही पावरफुल टेस्टोस्टेरोन भी पाया जाता है, जिसका नाम होता है DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो एंजाइम्स के साथ मिलकर ही DHT में कन्वर्ट होते हैं, जिससे 5 अल्फा रिडक्टेस कहा जाता है। कुछ ऐसी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जो DHT4 को कम करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। ये मेडिसिन DHT4 को कम कर एंजाइम को रोकती हैं, जिससे गंजापन, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी सभी समस्याएं भी सुलझ जाती हैं, क्योंकि यही DHT4 हार्मोन्स पर बुरा प्रभाव डालता है। लेकिन सभी मेल्स को इन दवाओं की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हेल्दी प्रोस्टेट ग्लैंड के मालिक होते हैं, जिनके प्रोस्टेट में इनफ क्वांटिटी में जिंक बनता है, वो नेचुरल तरीके से इस एंजाइम को कम कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन कम बनते हैं उनमें जिंक की मात्रा भी कम ही होती है, और जिंक की यही डेफिशिएंसी प्रोस्टेट से जुड़ी कई समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए जिंक को एक इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल माना जाता है, जिसकी मदद से स्पर्म की फर्टिलिटी बूस्ट होती है, टेस्टोस्टेरोन हाई होते हैं, साथ ही प्रोस्टेट का जो साइज होता है वो भी मेंटेन रहता है, यानी एनलार्ज, बड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिंक की कमी होती कैसे है? मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो जिंक को ट्रिगर करते हैं, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण बनते हैं? चलिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जिंक की डेफिशिएंसी होने के पीछे एक कारण है लाल मांस का सेवन करना। स्पेशली मेल्स के लिए रेड मीट बहुत नुकसानदायक माना जाता है, वो भी आफ्टर 50। रेड मीट बहुत हार्मफुल होता है। अगर खा भी रहे हैं तो उन्हें प्रोसेस मीट और वेजिटेरियन मीट के बीच में अंतर तो समझना चाहिए। दरअसल वेजिटेरियन मीट उन जानवरों से मिलता है जो घास वगैरह खाते हैं, इसलिए इनके मीट को अच्छा माना जाता है। लेकिन आजकल के लोग सिर्फ मीट से मतलब नहीं रखते हैं, अब चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी, आप सभी समझदार हैं। जब लंबे समय तक ये इसी अनहेल्दी रेड मीट को खाते रहते हैं तो शरीर में कई तरह की दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेड मीट में हाई लेवल में कोलेस्ट्रॉल
पाया जाता है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन के बिल्डअप प्रोसेस में मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए रेड मीट जितना हो सके उतना से कम आप कंज्यूम कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर टेस्टोस्टेरोन एंड फॉर ओवरऑल बॉडी। आप इसकी जगह पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें खाइए। आप प्रॉपर क्वांटिटी में साबुत अनाज खाइए, क्योंकि ये फाइटिक एसिड से भरपूर होते हैं। आज इस दुनिया में मिनिमम 2 बिलियन लोग जिंक की कमी का सामना कर रहे हैं, और इसकी वजह है अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी फूड आइटम्स। अनाज और प्लांट बेस्ड आइटम्स भी आपको इनफ क्वांटिटी में ही लेने चाहिए, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। खाने पीने के अलावा शरीर पर, प्रोस्टेट ग्लैंड पर एज, उम्र का भी काफी गहरा असर होता है। जब आप बूढ़े होते हैं तो जो पेट के एसिड का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन जिंक को अब्सॉर्ब करने के लिए इसी एसिड की जरूरत होती है। अगर आपके स्टमक में एसिड कम है तो आप जिंक को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एंटा एसिड कोई ले रहे हैं, कोई गैस वगैरह की गोली ले रहे हैं, तो भी शरीर में जिंक की कमी हो सकती है। इसी तरह डाईयूरेटिक ड्रग्स भी जिंक की डेफिशिएंसी का कारण बन सकते हैं। स्टैटिन भी जिंक लेवल को डाउन करने का जिम्मेदार माना जाता है। साथ ही अल्कोहल से भी जिंक की कमी देखने को मिलती है। बार बार खाना खाना, शुगर का ज्यादा कंजप्शन करना भी जिंक डेफिशिएंसी का कारण हो सकता है। अगर जिंक की मात्रा कम हुई तो इससे लिबिडो, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म काउंट, साइज ऑफ प्रोस्टेट और यूरिन फ्लो सब कुछ इफेक्ट हो सकता है। जिंक का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है शेलफिश को, और दूसरा है रेड मीट, लेकिन वेजिटेरियन। साथ ही आपको कम से कम अल्कोहल, प्रॉपर मेडिकेशन, बेहतर डाइट का भी ख्याल रखना होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मुझसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। मैं क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर हूं और होम्योपैथी से पुरुषों की लगभग सभी परेशानियों को सॉल्व करता हूं। मेरा नंबर आपको इजीली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे कॉल या मैसेज कर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपकमिंग वीडियो समय से पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।